साथियों, मेरे 34 साल के प्रशासकीय सेवा के अनुभव में से आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा अनुभव शेयर करूंगा और जिससे जो फील्ड में काम करने वाले आईएएस अधिकारी हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और वन विभाग के अधिकारी हैं, उनको इस ऐसे प्रकरणों को समझने में बहुत सहूलियत होगी। और यह प्रकरण वर्ष 2010 और 2011 से संबंधित है, जब मैं शिवपुरी जिले में अपर कलेक्टर के रूप में पदस्थ था। मुझे वर्ष 2011 के जुलाई माह में मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग की ओर से एक पत्र मिलता है कि कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त के द्वारा पारित किया गया एक आदेश, जो कि 29/11/2010 को पारित किया गया था उनके द्वारा। उस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर शिवपुरी को प्रकरण में अपील दायर करने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। तो जैसे ही सीधे राज्य सरकार की ओर से मुझे यानी अपर कलेक्टर के रूप में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया, तो मैंने उस आदेश का जो आदेश था, जो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड के द्वारा बीइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के रूप में सीलिंग अधिनियम के तहत पारित किया गया था, उसका अध्ययन किया। और एक्चुअली उस प्रकरण में राज्य सरकार ने जो अपर कलेक्टर को वाइस नियुक्त किया, उसका कारण ये था कि एक मुरैना के सांसद थे और मुरैना के सांसद ने उसमें राज्य शासन राजस्व विभाग को, राज्य शासन उनको महानिरीक्षक पंजीयक को इस प्रकार से शिकायतें की थी कि एक सीलिंग प्रकरण में सीएलआर ने गलत आदेश पारित कर दिया है और जमीन को फ्री होल्ड कर दिया हुआ है, और प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए उस जमीन को, हजारों हेक्टेयर जमीन को बेच दिया गया है। और उनका ये भी कहना था कि ये करीब 8.5 करोड़ की जो संपत्ति थी, उसको केवल 1 करोड़ की संपत्ति बता करके बेच दिया गया है। तो एक और तो शासन के जो स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अंतर्गत फीस का नुकसान किया गया है। दूसरे सीएलआर ने उसको जमीन को फ्री होल्ड कर दिया है, वो भी गलत किया हुआ है। और तीसरी उनकी शिकायत ये थी कि इसमें जो माधव नेशनल पार्क शिवपुरी का है, उनके जो संचालक है, उन्होंने मिली भगत करके उस जमीन में अनापत्ति दी है। तो इस तरह की मैंने तीनों प्रकार की जब शिकायत को पढ़ा, जो 3 प्रकार की शिकायत थी, और मैंने उस प्रकरण को देखा, तो मैंने ये पाया कि वास्तव में वो प्रकरण, चूंकि सीलिंग अधिनियम का जो प्रकरण होता है वो 4 प्रकार से डील होता है। एक तो ये है कि यदि सीलिंग की भूमि किसी सब डिवीजन के अंतर्गत केवल प्रभावित होती है, तो उसके लिए सब डिविजनल ऑफिसर जो राजस्व होते हैं, वो उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाते हैं सीलिंग अधिनियम के तहत। और यदि वो जिले के अंतर्गत सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत यदि वो जिले के अंतर्गत जमीन है विभिन्न तहसीलों में, तो उसके लिए जिला कलेक्टर सक्षम अधिकारी कहलाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की जमीन यदि एक जिले से 2 जिले में या कई जिलों में हो, तो फिर उसके लिए सक्षम अधिकारी आयुक्त जो होते हैं राजस्व विभाग के, वो उसके सक्षम अधिकारी होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की जमीन सीलिंग सीमा में यदि आती है और एक संभाग से ज्यादा होकर के 2 संभाग में या अत्यधिक संभागों के भीतर होती है, तो फिर उसके लिए कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाते हैं। क्योंकि वो जमीन का मामला इस प्रकार से था कि संबंधित जमीन शिवपुरी जिले में भी उनकी जमीन थी और उज्जैन जिले में भी उनकी जमीन थी। इस कारण से वो प्रकरण सीलिंग अधिनियम के तहत सीएलआर कार्यालय में न्यायालय में विचाराधीन था। तो उसमें क्या हुआ कि ये प्रकरण वास्तव में कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड के न्यायालय में सक्षम अधिकारी के रूप में विचाराधीन था। और तत्समय जो लैंड होल्डर्स थे, उन्होंने उस जमीन को एक कंपनी को, गुलमाता नाम की कंपनी थी, उनको बेच दिया था। उसी मतलब उसके विचारण रहने के दरमियान।
तो उसमें वही उनकी शिकायत थी कि इसमें जो है उनको गलत ढंग से बेच दिया गया है। तो मैंने उस प्रकरण का अध्ययन किया कि पूर्व में जो है सीएलआर ने दोनों कलेक्टरों को, कलेक्टर शिवपुरी को और उज्जैन कलेक्टर को ये निर्देश दिए थे कि ये प्रकरण जो है आप इसमें देखिए और इसमें जो है प्रकरण की स्थिति जो है क्या है। तो उसमें फिर बाद में तो उन्होंने कलेक्टरों से तो कोई प्रतिवेदन जो है सीएलआर ने प्राप्त नहीं किया, ना उज्जैन कलेक्टर से प्राप्त किया और ना ही जो है उन्होंने शिवपुरी के कलेक्टर से प्राप्त किया। बल्कि जब उस लैंड होल्डर्स ने जब उस जमीन को बेच दिया तो फिर सीधे उन्होंने केवल जो छोटे कर्मचारी होते हैं पटवारी को बुला करके उनका कथन कराया, उनके बयान दिया और जो आपत्तिकर्ता जो कंपनी थी उन्होंने जाकर के सीएलआर कार्यालय में, सक्षम अधिकारी के कार्यालय में इस तरह का आवेदन पत्र दे दिया कि चूंकि ये जमीन जो है कृषि पर्पज की नहीं है और इसमें जो है जंगलात टाइप का छोटे मोटे झाड़ हैं जो है उसमें वृक्ष हैं, इस कारण से यह जमीन जो है कृषि की श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए उसको जो सीलिंग अधिनियम है मध्य प्रदेश कृषि खातों का सीमा अधिनियम 1960 उसके परिधि में नहीं आता है। तो उन्होंने जो है उसको जमीन को जो है उसको सीएलआर ने पटवारी का जो है केवल कथन लेकर के, और चूंकि वो जमीन जो है जब इस प्रकार की थी कि वो उसमें वन और जंगल और जो है सब वृक्ष वगैरह सब थे उसमें, तो उनको कायदे से जो है उसमें वन विभाग को भी सुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो है वन विभाग को भी नहीं सुना। और जो उसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला वो उज्जैन जिले का और शिवपुरी जिले का, और उन्होंने जो है 29/11/2010 को जो है जमीन को फ्री कर दिया और प्रकरण को जो है समाप्त कर दिया। तो इस तरह की जब बात थी तो उसमें सांसद जी जो थे वहां के मुरैना के, उन्होंने जो है उसकी शिकायत की। तो मैंने ये पाया कि जो सीएलआर साहब थे उन्होंने इस प्रकरण को जो है निराकरण करने के संबंध में कई बातों का ध्यान नहीं दिया था। एक तो यह है कि सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए था कि जमीन की जो स्थिति है, नवैयत है वहां की, तो कम से कम उनको वन विभाग के अधिकारियों से भी प्रतिवेदन प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से प्रतिवेदन नहीं प्राप्त किया था। बल्कि वन विभाग के जो खासतौर से जो माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी में, उनके जो संचालक होते हैं, उनके संचालक ने जिला कलेक्टर को यह भी लिख करके दिया था कि ये जो जमीन की रजिस्ट्री जो हुई है ये टोटली गलत है, क्योंकि ये तो हमारे जो है माधव नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है और इनका नोटिफिकेशन तो 1967 और 1983 में ऑलरेडी हो चुका है। तो ये तो संचालक माधव नेशनल पार्क की खुद ही की शिकायत थी। तो उन्होंने सीएलआर साहब ने जो है ये नहीं देखा कि ये जमीन जो है जंगल विभाग की भी हो सकती है, तो वो नहीं उन्होंने देखा। इसके अलावा सीलिंग की परिधि में लाने के लिए या उनसे बचने के लिए उन्होंने उनका जो है पूरी तरह से जो है विवरणी भी प्राप्त नहीं की कि कैसी क्या स्थिति है, और उन्होंने जो है उसको केवल एक जो ऐसे पक्षकार जैसे जिन्होंने जमीन खरीद ली गुलमाता कंपनी ने, तो उनको जो है भी सुनते हुए और उसको जो है एकदम फ्री होल्ड कर दिया कि ये सीलिंग अधिनियम में और सीलिंग सीमा में नहीं आती है। मैं जो है सभी की जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो मध्य प्रदेश कृषि खातों के लिए जो सीमा अधिनियम 1960 है, उसमें यह बात ये सही है कि ये इसके लिए कृषि की जमीनों से संबंधित है, परंतु जो एक मध्य भारत जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951, मध्य भारत जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951 जो है एक एक्ट है, और उस एक्ट के मुताबिक उसकी धारा जो 4(1)A है, उसके मुताबिक मध्य भारत क्षेत्र में संपूर्ण जो जमीन इस प्रकार की है जिसमें जंगलात हैं, जंगल है, वन है, उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस प्रकार की जो जमीन होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही राज्य सरकार में विस्तृत हो जाएगी। तो मैंने ये देखा कि इस संबंध में तो कोई उन्होंने मतलब जो है उसका निष्कर्ष निकाला नहीं, और वो सीलिंग सीमा में ना लाने का और ले जाने के लिए तो वैसे भी उचित नहीं था, क्योंकि वो तो मध्य भारत जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951 की धारा 4(1) के अनुसार समस्त प्रकार के जो जंगल की भूमियां हैं, वन भूमियां हैं, वो अपने आप राज्य सरकार में तो विस्तृत हो चुकी थी। और कतिपय कारणवश यदि राज्य सरकारों ने, रेवेन्यू विभाग ने या फॉरेस्ट विभाग ने अपने
रिकॉर्ड में कोई संशोधन नहीं किया, तो वो उसके लिए वो अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेवार थे, परंतु राज्य सरकार में अपने आप भेजते थे। तो वो मैंने जब उसका परीक्षण किया तो उन्होंने कई बार ये भी कि जब कलेक्टर को उन्होंने प्रकरण रेफर किए थे तो कलेक्टर का प्रतिवेदन नहीं प्राप्त किया। सीलिंग अधिनियम का भी उन्होंने सही ढंग से जो है आकलन नहीं किया, उन्होंने जो है उसमें विवरणी प्राप्त नहीं की, उन्होंने उसमें जो है वन विभाग को नहीं सुना, और जो है ये सारा का सारा जो है उन्होंने आदेश जो है पारित कर दिया। तो चूंकि मुझे राज्य सरकार ने जो है उसमें प्रभारी अधिकारी सीधे बनाया हुआ था, तो और उन्होंने ये कहा था कि आप अपील दायर करने के लिए, तो मैंने जो है प्रशासकीय अधिवक्ता से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो ग्वालियर है वहां पर संपर्क किया, और फिर उनसे मैंने बोला कि इस तरह का प्रकरण है। क्योंकि ये प्रकरण काफी जो है राजनीतिक उससे भी संबंधित था, क्योंकि इसमें काफी बड़ी जो पार्टी थी वो राजनीतिक प्रभुत्व भी उस समय काफी कुछ रखती हुई थी। तो मैं जैसे ही शासकीय अधिवक्ता और डिप्टी एडवोकेट साहब से, डिप्टी एडवोकेट जो जनरल होते हैं ग्वालियर मिला, तो बल्कि मैंने ये पाया कि वो भी उस प्रकरण में जो है ड्राफ्टिंग कराने में थोड़ा उनको हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा सरकार इस तरह ये जो है इस तरह की स्थिति है और इस तरह का ये आदेश गलत है, और राज्य सरकार ने मुझे वाईसी नियुक्ति किया है, इसलिए मेरी जिम्मेवारी है कि मैं सही ढंग से इसका जो है शासन का प्रतिरक्षण करूं। तो फिर उन्होंने जो है उसको ड्राफ्टिंग को बनाया, और फिर उसके बाद जो है मैंने उसको रेवेन्यू बोर्ड में 16/8/2011 को जो है एक अपील दायर किया। तो उसे अपील को तो मैंने अपील में लगाया ही, और ये बताया कि सीएलआर ने किस ढंग से जो है गलत कार्रवाई की है। और इसके अलावा बाद में फिर वहां पर मौखिक सुनवाई, मेरा जो मौखिक स्टेटमेंट भी वहां पर लिया गया था, रेवेन्यू बोर्ड से मुझे अवगत किया गया था। तो मैं रेवेन्यू बोर्ड में फिर दोबारा जो है मध्य प्रदेश शासन का पक्ष रखने के लिए वहां पर जाकर के मैंने अपना कथन भी किया था। हालांकि उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया था, लेकिन मुझे ये मालूम चला था कि वो फिर बाद में रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा जो है शासन के पक्ष में आदेश पारित करके सीएलआर साहब का जो है आदेश जो है निरस्त कर दिया गया है। तो ये जो इस तरह के प्रकरण होते हैं जिसमें करीब 309 हेक्टेयर जमीन थी, और 309 हेक्टेयर जमीन के लिए कम से कम सीएलआर साहब को, उनको इतने वरिष्ठ अधिकारी थे तो कम से कम उनको इस तरह का तो नॉलेज होना चाहिए था कि मध्य प्रदेश सरकार के कुछ और भी कानून है, और जो मध्य भारत जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में 1951 है उसकी धारा 4 के अनुसार इस प्रकार की जो समस्त भूमि है वो राज्य सरकार में ऑलरेडी वेस्टेड है। जब ऐसी स्थिति में वो सरकार में वेस्टेड है तो फिर इसमें सीलिंग प्रकरण का तो कोई मतलब ही नहीं है, नंबर 1। दूसरा, चूंकि इसमें जमीन जब कृषि से संबंधित नहीं थी और अधिकांश जमीन उसमें जो है वन से संबंधित थी, और उसमें सब पौधे पेड़ लगे हुए थे, वृक्ष लगे हुए थे, तो ऐसी स्थिति में उनको जो वन विभाग को सुनना था। और वन विभाग ने बाद में जो है इसमें शिकायत भी उन्होंने की थी जिला कलेक्टर को कि ये तो हमारे माधव नेशनल पार्क की जो है जमीन है, और वास्तव में वो माधव नेशनल पार्क की जमीन थी। तो जब मैं वहां पर राजस्व मंडल में जवाब दाखिल करने के लिए गया हुआ था उत्तर बनाने के लिए, तो मैंने भूमि का निरीक्षण भी किया। तो मैंने भूमि का निरीक्षण करते वक्त ये पाया कि वहां तो भारी जो है सघन जंगल और घना जंगल लगा हुआ था। तो मैंने देखा कि ये तो भाई जो है सघन जंगल है, और यहाँ पर जो है माधव नेशनल पार्क का। तो इस प्रकार से एक इसमें जो तत्समय जो सीएलआर साहब थे और जो उन्होंने निर्णय पारित किया था, यद्यपि उनके बारे में बहुत सारी लोग वहां ये भी कह रहे थे कि उस जो कंपनी ने उनको जो है बहुत लंबा प्रलोभन दे करके उस तरह का जो है आदेश पारित करवाया। बाद में वो आदेश जो है निरस्त भी हो गया था, ऐसा मुझे मालूम चला था। लेकिन उसके बाद आगामी फिर बाद में क्या कार्रवाई हुई मुझे इसका मालूम नहीं है। और दूसरा, चूंकि वो प्रकरण जो है उसके स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन से भी संबंधित था, चूंकि ये प्रकरण जो है पंजीयन विभाग से होता है, तो वो पंजीयन विभाग की फिर कुछ अलग स्थिति हुई होगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि मैंने ये पाया कि इस तरह के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो कोई अन्य कोई नियम कानून का मतलब बिना ध्यान दिए हुए, और इंटरेस्टेड कौन कौन से पक्षकार हैं उनको कोई बिना सुने हुए और एक पक्षी रूप से गलत आदेश पारित किया था। और जिसके कारण जो है जब किसी व्यक्ति ने जो है उसकी शिकायत की सांसद जी ने, और राज्य सरकार ने जो है उसमें फिर जो है मुझे अपील करने के लिए बोला, तो मैंने खुद जो है उस प्रकरण का जो है अध्ययन करके और स्थल निरीक्षण करके जो है रेवेन्यू बोर्ड में केस लगाया, और रेवेन्यू बोर्ड में जाकर के वो जो है केस जो है निरस्त हुआ था। तो ये जो सीएलआर साहब थे वो उनकी जो है इस प्रकार की स्थितियां थी। बल्कि उन्हें जो सीएलआर साहब को मैंने एक प्रकरण में ऐसा भी पाया हुआ था कि वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में
पटवारी भर्ती हुई थी और वो भी व्यापम के माध्यम से हुई थी। तो जो 2008 में पटवारियों की जो भर्ती हुई थी, चयन हुआ था व्यापम के माध्यम से, तो उसमें ये था कि उनका तो केवल व्यापम को तो केवल एक एग्जाम लेकर के और मेरिट लिस्ट बना देना थी। तो उन्होंने व्यापम ने जो है पूरे मध्य प्रदेश में चयन प्रक्रिया अपना करके और उसका जो है मेरिट लिस्ट बना दिया और जिले के कलेक्टरों को भेज दिया। और फिर बाद में जो काउंसलिंग की बात थी वो फिर जिला कलेक्टर के द्वारा एक कमेटी बना करके गठित करके जो है कमेटी के द्वारा जो है फिर उसकी काउंसलिंग की जाना थी। तो उसमें ये देखा कि जो पटवारी भर्ती के लिए जो नियम बनाए गए थे और जो उसमें योग्यता धारण करने के लिए खासतौर से जो पीजीडीसीए का मैटर था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर जो होता है पीजीडीसीए, तो उसके लिए जो कट ऑफ डेट थी वो कट ऑफ डेट वही थी जो उसमें जो है पटवारी जो है परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख थी। तो उसमें जब काउंसलिंग हो रही थी और उसमें जो बहुत सारे लड़के ऐसे जो मेरिट में थे वो उसमें नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि उस दिनांक को उन्होंने फॉर्म भर करके अपने आप को ये तो साबित कर दिया था, बता दिया था कि वो नए दिनांक को उनके पास निर्धारित योग्यताएं हैं। परंतु जब उनको काउंसलिंग के लिए जाना था तो उनके पास वो योग्यताएं नहीं थी। तो बाद में उन लोगों ने जो है इस तरह का जो है मैनिपुलेट किया कि इसमें पटवारी की जो भर्ती हुई है और उसमें जो कट ऑफ डेट है पीजीडीसीए के लिए, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर के लिए, तो उसकी डेट उन्होंने सीएलआर साहब से बढ़वा ली। तो जब वो डेट बढ़ी हुई मिली और फिर हमको काउंसलिंग, चूंकि जिला कलेक्टर ने मुझे अपर कलेक्टर को जो है कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ था और उसमें 5-6 सदस्यीय जो है एक समिति थी। तो जब मैंने वो पत्र पढ़ा तो मैं तो उस पत्र को पढ़ करके काफी अचंभित हुआ कि जिसको राज्य शासन को जो अधिकार है वो राज्य शासन के अधिकारों का उपयोग जो है सीएलआर साहब ने किया हुआ है और सीएलआर साहब ने जो है इस तरह का जो निर्देश जारी किया है वो राज्य शासन के निर्देशों के विपरीत है। तो मैंने जिला कलेक्टर साहब को शिवपुरी को बताया कि हमने कहा कि ये जो सीएलआर साहब ने निर्देश जारी किया है और कट ऑफ डेट को उन्होंने जो 1 साल तक का एक्सटेंड कर दिया है, उसके आधार पर हम काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको इस तरह का अधिकार नहीं है। और मैंने कलेक्टर से स्पष्ट मना कर दिया कि यदि आप शासन को लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इस काउंसलिंग में मैं कमेटी का चेयरमैन नहीं रहूंगा क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल आदेश है। तो तत्समय जो कलेक्टर साहब थे श्री राजकुमार जो है पाठक साहब, फिर उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखा कि पटवारी भर्ती के लिए जो है इस तरह से विज्ञापन जारी हुआ था और ये उसकी कट ऑफ डेट थी और इसमें सीएलआर साहब ने इस तरह से निर्देश जारी किए हैं, आप कृपया स्पष्ट करें कि इसमें जो है कौन किस तरह की कार्रवाई की जाए। बाद में फिर उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ने जो है सीएलआर के आदेश को निरस्त कर दिया और उसका क्या परिणाम क्या रहा कि जब तक वो सीएलआर का आदेश जारी रहा तो कुछ जिलों को जल्दी पड़ी थी, तो उन्होंने उसके आधार पर कई लोगों ने जो कट ऑफ डेट को जो है एक्सटेंड मानते हुए कई लोगों की नियुक्तियां कर दी। तो बाद में जो है उनको नियुक्तियां भी निरस्त करना पड़ी। तो ये सीएलआर साहब जो समय 2010-11 में थे वो उनकी कुछ कार्य प्रणाली भी इस प्रकार की थी कि वो बहुत काफी जो है मतलब एक स्वयं के स्तर से और कुछ इस तरह का भयंकर जो है स्टेप ले लेते थे। तो मैं ये बता रहा हूं ताकि जो है जो लोग फील्ड में जो मैटर को डील करते हैं और फील्ड में जब कोई भी मैटर डील किया जाता है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, चाहे राजस्व विभाग के हो या जो है वन विभाग के अधिकारी हो, उनको हमने आगे पीछे के सभी नियम कानून प्रावधानों को देख करके अपने विभाग के बारे में, अपने विभाग की संपत्तियों के बारे में और जो विभिन्न जो लोगों का हित होता है उसके बारे में कि किसी दूसरे व्यक्ति का इंटरेस्ट क्लैश ना हो, उसको देखते हुए ही कोई निर्णय लेना चाहिए। मान लीजिए कि पटवारी भर्ती के लिए मैं सीएलआर के द्वारा बढ़ाई गई कट ऑफ डेट में के आधार पर जो है यदि हम निर्णय लेने लगते तो वो जो मेरिट में लड़के थे और जिनका नहीं होता तो वो जाकर के कोर्ट में जाते और कोर्ट कचहरी करके बाद में जो मुसीबत और पैदा होती। तो इस तरह से मतलब उसमें कोई ये भी आकलन करना पड़ता है, सीएलआर साहब को ये देखना चाहिए था कि जब वो ये आदेश बढ़ा डेट एक्सटेंड कर रहे हैं तो डेट एक्सटेंड करने का परिणाम क्या होगा। एक तो डेट भी एक्सटेंड गलत किया उन्होंने और दूसरे उसका परिणाम ये था कि जो कैंडिडेट उस समय योग्यता धारण नहीं करते थे, बाद में जो है जिनकी योग्यताएं हो गई वो जो है उसमें सिलेक्शन के उसमें आ जाते, तो वो टोटली जो है मतलब उसका एक गलत प्रभाव पड़ता।
तो इन सब चीजों को फील्ड में जो है देखना पड़ता है। और हमारा ये इस प्रकार का भी अनुभव था कि किस प्रकार से सीलिंग के प्रकरण में करीब 309 हेक्टेयर जमीन के बारे में और पटवारियों की भर्ती के बारे में जो है सीएलआर ने इस तरह से गलत आदेश पारित किए थे, परंतु हमने अपनी सजगता के साथ जो है काम किया और उसमें जो है शासन के पक्ष में काम करवाने का जो है हमने भरसक प्रयास किया।